मेरा नाम टीना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हमारे पास खाने पीने तक का पैसा नहीं होता था। मेरे माँ और पापा की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी। हम 4 बहनें थे। मैं बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे से बड़ी मेरी तीनों बहनों की उम्र शादी के लायक हो गई थी, लेकिन शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। मेरी बड़ी बहन को दहेज न दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी, वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात बिताने के लिए 1 लाख की ऑफर की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़के ने मेरे जिस्म से हवस पूरी कर ली, तो उनका 5वां दोस्त भी आ गया। वो जैसे ही कमरे में आया, तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि इंसान की समस्याएं उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। यूं कहे, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं इंसान को खत्म कर देती है, और वो कभी पूरी न होने वाली इच्छाओं के सफर पर निकल पड़ता है। मैं छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और एक के बाद एक लड़के ने मुझे नोच डाला था, और उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी की। वह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से की थी। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था, ना ही अपने बदन में उठने वाले दर्द की परवाह थी। लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा दर्द दर्द से चूर चूर हो रहा था। वह सोचकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी कि अभी 2 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं, और मुझे पूरी खुशी से उन्हें टाइम देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी रकम के लिए कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की समस्याएं मुझे इस मुकाम तक ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात बिताने की हामी भर ली थी। नॉर्मल हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी, वहां मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। वह सब लड़के नौजवान और तंदुरुस्त थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवान एक ही पल में मुझे काबू करके अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफा थी जब मैं किसी आदमी के सामने में अपने आप को बेआबरू कर रही थी। दूसरे लड़के को निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं थोड़ा टाइम चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा, इतना टाइम नहीं है, बाहर और भी उसके दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी भूख मिटाने लगा। मेरे बदन में बर्दाश्त की अब शक्ति खत्म हो गई थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा है। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में मेरे पास आया, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं की थी, और चुपचाप से खुद पर बीतने वाली सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाते रहे। उन लोगों ने अपने दांतों के निशान मेरे गर्दन पर छोड़ दिए, और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो हमारे साथ दोबारा टाइम बिताने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने बदन पर डाली तो मैं कांप गई। बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्मी नहीं था। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान मेरे बदन पर दिखाई दे रहे थे, और लड़के ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया, और रहम खाता भी क्यों, उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो वसूल कर रहे थे, और वह एक रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। धीरे धीरे तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब तीनों लड़के ने मुझे बताया कि उनका एक चौथा दोस्त भी आ गया है, मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन मैं उन्हें मना करने की भूल भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही चौथा लड़का कमरे में आया और मेरे बिस्तर के करीब आया, तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। यह सब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने अभी सरकारी स्कूल से 12वीं की थी, और 12वीं में अच्छे नंबर लाए थे,
लेकिन आज के टाइम में 12वीं पास कुछ भी नहीं होता है। लोग ग्रेजुएशन की भी डिग्रियां हाथों में लिए घूमते रहते हैं और लोग मास्टर करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस टाइम हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी लाइन लगी होती थी जो अपनी बारी के इंतजार में होते थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ से मिल सकती थी जिसके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़ी डिग्री थी। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी थी क्योंकि पापा और मम्मी के मरने के बाद बुरी तरह से गरीबी ने हमारी कमर तोड़ दी थी। मैं बहनों में थी तो छोटी, लेकिन मैं और बहनों के जैसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। मैं नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि पापा कितने जतन करके हमारे लिए रोटियां कमाते थे। मैं हमेशा ही पापा से इस बात पर नाराज रहती थी कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हो। मेरी नाराजगी से पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता था। बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाकर कहते थे, टीना, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरी किस्मत भी चमकेगी। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आया था। और फिर एक दिन मम्मी पापा भगवान के प्यारे हो गए और हम पर एक कयामत टूटी थी। मम्मी पापा हमारे बीच नहीं रहे। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पापा हमारे लिए किस तरह अहमियत रखते थे। जब तक उनका साया हमारे साथ था तो खाने पीने की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। पापा के मरने के कुछ दिन बाद तो पड़ोस वालों ने और हमारे खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया था कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस तरह मुश्किल थी। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली और हर कंपनी के बाहर हजारों नौजवान तो पहले से ही खड़े होते थे। मैंने स्कूलों की तरफ भी कदम बढ़ाया था, वहाँ भी मेरी हालात खराब हो गई थी। आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बाद सिर्फ 5,000 ही मिल रहे थे, जिसमें घर की रोजी रोटी भी बहुत मुश्किल से चलती। उसमें भी हर स्कूल वाले मेरा एक्सपीरियंस पूछते थे। मेरा मुंह खाली रह जाता था और नौकरी तलाश करने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब मेरी एक दोस्त के भाई ने एक रेस्टोरेंट में मेरी नौकरी लगा दी थी, जहां हर टाइम आदमियों की भीड़ होती थी। वहां पर मुझे एक यूनिफॉर्म मिला जो काले रंग का बिल्कुल ही तंग था, शर्ट और घुटने तक का स्कर्ट, और मुझे अगले ही दिन नौकरी पर बुलाया गया। उस नौकरी के अजीब अजीब नियम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जिसके छोटे छोटे बाल कंधे तक खुले हुए हो और सीधे हो और बहुत सारा मेकअप की हुई हो। मैं रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर से निकली थी। अभी मैं ये फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पापा के होते हुए तो कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और रेस्टोरेंट में तो इतने सारे आदमियों की भीड़, इतना तंग पहनावा पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही कठिन काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी बहनें दरवाजे पर खड़ी परेशानी से मुझे देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने अपनी बहनों से कहा कि आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। वह रोते हुए कहने लगी, कुछ नहीं टीना, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। बहनों की बात सुनकर तो मेरा दिल धक से होकर बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बिना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 6 महीनों से हम बिजली बिल नहीं दे पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। मेरी बहनों के आंसू ने मेरे फैसलों को बहुत आसान कर दी थी। मैंने उन लोगों को गले से लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक नौकरी अच्छी सी कंपनी में मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। मेरी बहनें मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, अब तुम ही हम लोगों के माँ बाप हो और हम लोगों का सहारा हो। तुम्हें ही अपनी सभी बहनों की शादियाँ भी करनी है और तुम्हारे कंधे पर ही हम सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं यह सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी। मेरी दीदी मुझसे पूछने लगी कि टीना, तुम्हें नौकरी कहाँ मिली है। लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि एक कंपनी में अच्छी नौकरी है, दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक है।
और यह बात मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बहनों को बताई थी। मेरी नौकरी का टाइम जानकर मेरी बहनें भी बहुत परेशानी में पड़ गई थी और कहने लगी, यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 2 बजे बुलाया जाएगा। मैंने झूठ कह दिया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 2 शिफ्ट में चलती है। मेरी ड्यूटी सेकेंड शिफ्ट में है। उस टाइम हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मेरी बहनों ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वह लोग भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन दोपहर 1 बजे मैं रेस्टोरेंट के लिए घर से निकली। मुझे खबर थी कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म रेस्टोरेंट में ही बदला था। मैनेजर ने मुझे रेस्टोरेंट के मेन गेट के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम आने जाने वाले लोगों का वेलकम मुस्कुराते हुए करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि कैसे उठकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि मेरे पास मेकअप का कोई भी सामान नहीं था। मैं रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की के पास गई। उसने मेरे होठों पर हल्का गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाया और बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरा रंग भी बहुत गोरा है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह बदल गई थी। मैं खुद को आईने में देख ही रही थी कि वह लड़की कहने लगी, लड़कियों की खूबसूरती देखकर ही तो उसे यहाँ नौकरी पर रखा जाता है, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि खूबसूरती की वजह से मुझे यह नौकरी मिली है। नौकरी का पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 2 बजे से दरवाजे पर खड़ी होकर आने वाले आदमियों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम आती थी, ज़्यादा आदमी आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैर में ज़्यादा दर्द हो चुका था और मुझे वापस ट्रेन के धक्के भी खाते हुए घर पहुंचना था। रात के 1 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। घर के दरवाजे पर मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी बहनों के साथ बैठकर खाना खाया और जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे आज अपने पापा बहुत याद आ रहे थे। मेरे पापा मेरी ही नखरे सबसे ज़्यादा उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाया करती थी। पैसे की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर दोपहर 1 बजे मैं अपने घर से रेस्टोरेंट के लिए निकली। आज मुझे मेन गेट के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया था कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर आदमी मुझे सर से पांव तक घूरते थे और मुस्कुराते थे। बदले में मुझे भी मुस्कुराना पड़ता था, क्योंकि मेरी नौकरी का काम यही था। वह लोग मुझे जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी टाइम लगाते थे और कभी-कभी तो ऑर्डर देते टाइम मेरे इतने करीब आ जाते थे कि मेरी सांसें तक रुक जाती थी। दिन तेजी से बीत रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब घूरने वाली नज़रें ऑर्डर देने के बहाने। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर मुझे टिप भी अच्छा खासा मिला था। इसलिए 1 महीने में मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए। मैंने बिजली के बिल इस पैसे से जमा कर दिए। धीरे धीरे मैं इस माहौल की आदी हो गई थी। 4 लड़के रोज ही शाम के टाइम रेस्टोरेंट आते और सबसे आखिरी वाली टेबल पर बैठ जाते थे और यह टेबल मेरे हिस्से में थी। मैं रोजाना उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह चारों ही 20-22 साल के नौजवान थे, जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम मुझे शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने पर्स में रख लिया। उसके बाद यह सिलसिला रोज ही होता रहा। मैं उनका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे बीच बातचीत की थोड़ी बहुत झिझक खुल गई थी। दूसरा महीना पलक झपकते बीत गया। फिर बहनों ने एक दिन मुझे बताया कि हमारे एक रिश्तेदार मेरी बड़ी दीदी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि टीना अब तो नौकरी करती है, तो फिर तो बहुत पैसा कमाती होगी, तो फिर शादी में कोई परेशानी नहीं होगी।
लड़के वाले जल्दी शादी करना चाहते हैं। अपनी बहनों की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी तो मैं घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठा पाई थी। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। दीदी मुझसे कहने लगी, अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बहनें भी सोच रही थी कि उनकी शादी हो जाएगी, हम लोगों का बोझ मेरी बहन से कम हो जाएगा। मैं इस जॉब से बहुत परेशान थी। अब मैं बहनों को क्या बताती कि मैं तो रेस्टोरेंट में मामूली सी वेटर का जॉब कर रही हूँ। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? बहनों ने जब मुझे कहा तो मैंने उनको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन बहनों की आंखों में मुझे चमकती हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बहनों को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा, और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं रेस्टोरेंट में बहुत परेशान थी, और उस दिन सारा टाइम मैंने परेशानी में बिताया था। और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है टीना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि दीदी की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तुझे इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? साधारण तरीके से फेरे डलवाकर विदाई कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी। इतनी परेशानी है तो साधारण तरीके से शादी करने में क्या बुराई थी? मैंने यह बात अपनी बहनों को बताई, लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि हर किसी को हमारी समस्याओं का पता नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है, और अगर मैंने खाली हाथ अपनी दीदी को विदा कर दिया तो उनके ससुराल वाले सारी जिंदगी उन्हें ताने मारते रहेंगे। फिर मैंने दीदी से कहा कि ऐसी जगह शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर मेरी बहनें नाराज हो गई और कहने लगी, भगवान की कृपा से अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तुम उसमें भी नुक्स निकाल रही हो। अगर आज हमारे माँ पापा जिंदा होते तो मुझे तुम्हारी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, और वह कैसे भी करके पैसे जमा कर ही लेते। बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी बात ने मेरा दिल ही दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी। अगर पापा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने अपनी बहनों को गले से लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। माँ बाप का होना वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। वह अपनी जान पर खेलकर औलाद को जिंदगी के सारे सुख देते हैं, और मेरे लिए अपने माँ बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में बीत रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गिरती चली जा रही थी। वह चारों लड़के अभी भी रोजाना रेस्टोरेंट आते थे, और आज जब मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे। मैं उनसे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते हुए भी अपनी सारी परेशानी बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपनी समस्या बता सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए इस तरह परेशान हो? आपको अपना कार्ड क्यों दिया था? आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लेना। मैं परेशान होकर उसके चेहरे को देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह चार अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों लड़कों ने जल्दी ही मुझे 1 लाख रुपए की ऑफ़र कर दी थी। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे कि 1 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी। उन लोगों को मुझसे क्या काम हो सकता था, यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने जल्दी घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ। वह हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ ऑफ़र की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में इतने पैसे आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी से करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर कोई काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें साफ मना कर दिया। और जब रात को लौटकर घर आई
तो बहनें मेरे इंतजार में बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। बहनों ने बताया कि लड़के वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह अपने छोटे बेटे के लिए दूसरी नंबर वाली बहन को भी लेना चाहते हैं। इस तरह दोनों दीदी की शादी हो जाएगी। दोनों दीदी के रिश्ते का जहाँ मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का टाइम सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सकता था और बहन मुझ पर उम्मीदें बांधे हुए बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी बहनों के चेहरे पर डाली। वह बहुत साल के बाद मुझे खुशी की लहर नजर आई थी। मैं बहनों के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में शादी बगैर दहेज दुल्हन विदा कर देना भी इस जमाने की बुराइयां थी। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी। मैंने अपनी बहनों से कहा कि आप लोग शादी की तारीख पक्की कर दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह लोग इस बात से बेखबर थे कि मेरी खुशी मेरी आबरू की बर्बादी के बदले उन्हें मिलने वाली है। अगले दिन रेस्टोरेंट में मैं उन चारों लड़कों से मिली। वह मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि तुम जरूर मान जाओगी। इन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने बहनों को बताया कि महीने का लास्ट की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ और मुझे लोन भी लेना है। लोन की बात सुनकर बहनें बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे रात में रुकने की परमिशन भी दे दी थी और मैं रेस्टोरेंट से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी ज़िंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जल्दी मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद कोई उस लड़के की जान पहचान का डॉक्टर था। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ अच्छी हुई थी, लेकिन मेरे बदन पर जख्म के निशान थे ही। वह लड़का उन चारों का दोस्त ही था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर तरस आ गई थी, नहीं तो शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ देती। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्च उठाया और उसके दोस्तों से लाखों रुपए लेकर मुझे दे दिए। वह चारों लड़के बहुत अमीर घर के थे। वह चाहते तो मुझे बर्बादी किए बिना मेरी मदद कर सकते थे। मेरी तबीयत ठीक होने पर अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई थी और पैसे भी मेरे पास आ गए थे, लेकिन अब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी करूँगी। मेरी तीनों दीदी की शादी हो गई है और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आज के इस दौर में बिना मकसद के मदद करने वाले लोगों की तादाद होने कम हो गए हैं।